हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टेस्ट खास करके जीके जीएस बाई अमित पांडे में, जहां पे हम चर्चा करेंगे अपने राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए कुछ नए-नए प्रश्नों को और कुछ नए-नए बिंदुओं को। खासा आप भी जानते हैं कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधे तौर पे हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं और एक अपेक्षा होती है परीक्षक की भी कि वह हमें क्या करे, एक नया आधार दे पाए और उसके आधार पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक विशेष विस्तार, एक नज़रिया तैयार कर पाए। तो उसी पहलू को लेकर के एक बार फिर से आप सबकी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, एक क्लास की शुरुआत हो चुकी है। खास करके विषय बिंदु की बात की जाए तो यहीं से अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से हमारी आपकी प्रति होती है। आज के विषय संदर्भ की बात करते हैं, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। रंजीता पटेल जी, अनूप सिंह, अनुज राठौर, कोमल कुशवाहा, सभी लोग आप जुड़ चुके हैं। एक दैनिक कार्य जरूर करिएगा अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करने के अलावा अन्य दोस्तों के साथ खासा इस सेशन को साझा भी कर दें। तो बाकी विषय बिंदु के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। आज के अपने इस विशेष सेशन की शुरुआत करते हैं खासा इसी बिंदु के साथ, इसी मोटिवेशन कोड के साथ कि वह करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। और आप भी जानते हैं अगर आसान रास्ते पे चलना सबसे आसान होता ना तो सभी लोग इसी रास्ते पे चलते। कठिन रास्ता होता है, इसी कारण से शायद कुछ ही लोग क्या करते हैं, हिम्मत करते हैं। तो यही बात की जा रही है कि वह करो जो सही है, वह नहीं करो जो कि आसान है, क्योंकि आसान चीजें सभी कर लेते हैं। कठिन चीजों को करने के लिए, सही चीजों को करने के लिए हिम्मत और जुर्रत की जरूरत होती है। यहां पर हम बात करते हैं पहले बिंदु के साथ, पहले प्रश्न के साथ। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा घराना है, हमारे यूपी में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा घराना है जो ठुमरी अंग गायकी के लिए काफी फेमस माना जाता है। आज इस नाम की बात की जाए तो इस नाम को हम किस रूप में देख पाते हैं, किराना घराना के रूप में, या फिर आपके बनारस, या फिर आपके लखनऊ, या फिर आपके आगरा घराना के रूप में। किस एक घराने को हम इस परिपेक्ष में देख पाते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे आप भी जानते हैं संगीत विधा की जब बात की जाए तो संगीत विधा में कई सारे घराने आपको देखे मिलते हैं। लेकिन जब हम कई सारे घरानों की बात करते हैं और उन्हीं कई सारे घरानों में खास करके एक घराना नाम आता है जिसको हम इस परिपेक्ष में देख पाते हैं। तो नाम क्या दिया जाता है, तो अगर इस घराने की बात की जाए तो इस घराने को जो नाम दिया जाता है, खासा ध्यान रखिएगा, इस घराने को हम क्या कहते हैं, ठुमरी गायिका। तो ठुमरी के परिपेक्ष आप भी जानते हैं ठुमरी की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि वगैरह दिख मिलती है वह किस घराने से दिख मिलती है, तो ठुमरी में जो प्रसिद्धि आपको दिख मिलती है वह आपके बनारस घराने से। पीछे हमने चर्चा भी किया था किसके बारे में, गिरजा देवी के बारे में। गिरजा देवी, या जिनको हम लोग क्या कहते हैं अपने यहाँ पे अप्पा जी के रूप में जानते हैं। अप्पा जी या गिरजा देवी की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर देख मिलती है ठुमरी गायिका के संदर्भ में। अनूप सिंह जी अभी हमने देखा नहीं तो हम क्या बता दें, ठीक है, अभी देख लेते हैं तो फिर हम कुछ के बारे में चर्चा करें, ठीक है। गिरजा देवी की जब बात की जाए तो उन्हें हम अप्पा जी के रूप में जानते हैं। बनारस घराने से इनका संबंध होता है। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ठुमरी के परिपेक्ष में आपने सुना होगा, ठुमरी के परिपेक्ष में जब हम बात करते हैं कहाँ का नाम, आपके लखनऊ घराने का, तो लखनऊ घराना भी काफी चर्चा में रहता है। लखनऊ घराना भी आपके ठुमरी गायिका के लिए काफी फेमस होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए ठुमरी के परिपेक्ष तो यही भी ध्यान रखिएगा, बनारस के बारे में कल शायद हमने बताया भी था लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की जब बात की जाए तो पंडित रविशंकर ये कहाँ से समित है, ये आपके बनारस घराने से समित है। और यही पर अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि इसके बारे में, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान की जब बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान का नाम ध्यान रखिएगा, यह भी कहाँ से समित है, यह भी आपके इसी बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने की जब बात की जाए तो यहाँ का नाम काफी फेमस होता है, खास करके क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने कथक विधा को लेकर के, तो कथक की जब बात की जाए तो कथक के तीन नाम ध्यान रखिएगा। अगर बनारस की बात करेगा तो बनारस किसके लिए फेमस है, बनारस आपका फेमस है आध्यात्म के लिए। आध्यात्म के लिए बनारस आपका जाना जाता है। जबकि यही पर अगर देखा जाए तो आपने लखनऊ का नाम सुना होगा। लखनऊ किस लिए जाना जाता है, तो लखनऊ आपके कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है।
हमारे प्रदेश की जो कला है, आर्ट एंड कल्चर की जब बात करें तो उसके लिए लखनऊ घराना। जबकि हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक शहर और है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर की जब बात की जाए तो ये किस लिए जाना जाता है, तो ये आपके संगीत के लिए जाना जाता है। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। खास करके बनारस आध्यात्म के लिए जाना जाता है, लखनऊ कला संस्कृति के लिए, जयपुर आपके संगीत घराने के लिए परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है। जब हम कथक विधा की बात करें, और कथक के बारे में आप भी जानते हैं, यह यूपी का क्या है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का क्या है, यह आपका शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिल जाता है। तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा। ठुमरी अंग गायकी के परिषद में इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। इवन अप्पा जी की जब बात की जाए, गिरजा जी की, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इनको इनका जनक भी माना जाता है। मतलब ठुमरी गायिका का जनक अगर हम कहें तो यह अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि ठुमरी गायिका के जनक के रूप में आपकी गिरजा देवी का नाम सदैव सदैव लिया जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार हमें देखने को मिलती है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार हमारी यूपी में देख मिलता है, और यह नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को किस रूप में देख पाते हैं, आगरा के रूप में, लखनऊ के रूप में, देवा शरीफ के रूप में, या फिर आपके गढ़मुक्तेश्वर के रूप में। और विशेषतः अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम दैनिक करिएगा जरूर कि इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन में उपस्थित कराया जा सके। विशेषतः बिंदु की अगर बात की जाए तो हाजी वारिस अली शाह, इनके मजार की जब बात की जाए तो उनका मजार कहाँ पे स्थित है, तो इनका मजार जो देख मिलता है वो आपने कई बार सुना होगा देवा शरीफ के रूप में। तो देवा शरीफ की जब बात की जाए, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, खासा देवा शरीफ का जो लोकेशन है कहाँ पे स्थित है, यह आपके बाराबंकी में देख मिलता है। बाराबंकी की जब बात की जाए तो बाराबंकी में देवा शरीफ के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, यह सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार होती है, जहां पे आपने सुना होगा देवा का मेला भी लगता है। क्या, देवा का मेला प्रमुख रूप से काफी चर्चा में रहता है, खास करके हाजी वारिस अली शाह के उर्स पर यह मेला आयोजित होता है। जबकि हमारे यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, बहराइच के बारे में। तो बहराइच का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे किसका नाम आता है, सैयद सालार के बारे में। सैयद सालार की जब बात की जाए तो सैयद सालार का मेला प्रमुख रूप से जो देख मिलता है वह हमें कहाँ देख मिलता है, तो यह आपको देख मिलता है बहराइच जिले में। बहराइच जिले की जब बात की जाए तो सैयद सालार का मेला बहराइच में स्थित है, जबकि बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला हमें देख मिलता है। अच्छा, चूंकि कब्रों की बात की गई है, मजार की बात की गई है, तो एक नाम ध्यान रखिएगा। आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर बोला जाता है बाबा कड़क साह बाबा की मजार। कड़क साह बाबा की मजार, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी मजार कहाँ पे स्थित है, कड़क साह बाबा मजार की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, यह आपको दिख मिलता है कौसाम्बी के अंदर। ठीक है, कौसाम्बी की जब बात की जाए तो वहां पर इसकी अवस्थिति प्रमुख रूप से दिख मिलता है। इवन मजारों की बात की जा रही तो एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके आपने जायस के बारे में सुना होगा, तो जायसी स्मारक। जायसी स्मारक एक तरीके से ये भी एक मजार है, कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जायस में देख मिलता है। कई बार आपने देखा होगा जब मलिक मोहम्मद जायस की बात की जाती है तो उनके संबंध में इनका नाम प्रमुख रूप से। इसके अलावा मजारों की बात की तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की जब बात की जाए तो इनकी मजार या फिर इनकी दरगाह आपको दिख मिलती है, कहां से समित है, तो यह आपको दिख मिलता है आपके फतेहपुर सीकरी में। आज का जो आपका फतेहपुर सीकरी है, तो इस फतेहपुर सीकरी में क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपको दिख मिलती है। इवन एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब हम मजारों की बात करते हैं तो आपने अशफाक उल्लाह खान के बारे में सुना होगा, तो अशफाक उल्लाह खान का नाम ध्यान रखिएगा। अशफाक उल्लाह खान की जो मजार है वो कहाँ से समित है, तो आपको शाहजहांपुर में देख मिलती है। एक्चुअली आप भी जानते हैं ये आज़ादी के मतवालों के रूप में अशफाक उल्लाह खान का नाम जो है वो शाहजहांपुर से देख मिलता है, और शाहजहांपुर को इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, वीरों की धरती भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले तो अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ है, और एक नाम और आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी जो ट्रेन कार्रवाई के नायक थे विशेष रूप से, अगर उनकी बात की जाए तो अशफाक उल्लाह खान, और यही पर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध कहाँ से होता है, तो इनका संबंध आपको शाहजहांपुर से दिख मिलता है। और इसी कारण से शाहजहांपुर की धरती को हम लोग क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे खास करके शहीदों की धरती नाम दिया जाता है। एक मजार और ध्यान रखिएगा, खास करके आपने सुना होगा सैम्बरू के बारे में। तो सैम्बरे की जब बात की जाए तो सैम्बरे की कब्र ये कहाँ से समित है, तो सैम्बरे की कब्र आपको दिख मिलती है सरधना। जहाँ सरधना मेरठ की बात की तो सरधना मेरठ में क्या होता है, एक आपका सरधना महोत्सव वगैरह आयोजित किया जाता है। चूंकि कब्र की बात चलिए तो कानावालिस के बारे में ध्यान रखिएगा। कानावालिस की जब बात की जाए तो कानावालिस का नाम ध्यान रखिएगा,
खास करके अगर इसके कब्र की बात की जाए तो इसका कब्र कहाँ से समित है, तो कानावाली इसके कब्र की जब बात की जाए तो यह यूपी में आपको गाजीपुर में देखने को मिल जाता है। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी था और एकमात्र अंग्रेज अधिकारी था जिसकी जब बात की जाए जिसकी डेथ आपके यूपी में हो गई थी, तो इसकी कब्र हमारी यूपी में प्रमुख रूप से दिख मिलता है। ठीक है, तो इन सारे नामों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात कर जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र का एक सांस्कृतिक केंद्र हमारी यूपी में अवस्थित है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे अगर नामों की बात करें तो राज, रंजीता पटेल, गंगा, कैप्टन जैक ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जुड़े हैं। चलिए आप लोगों का बिल्कुल हृदय तल से स्वागत है। अब एक काम जरूर करिए कि इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और साझा करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर पहुंचाइए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं चलने का एक आधार अब आपका शुरू हो चुका है, जहां पे बार बार एक ही बात दोहराई जाती है कि उस व्यक्ति को कोई गिरा ही कैसे सकता है जिसने चलना ठोकरों से सीखा है। तो बिल्कुल सत्य बात है कि कोई यहाँ पे ना बाधा ना कोई रोक टोक, सीधे शब्दों में एक ही शब्द, केवल केवल पढ़ाई। विशुद्ध रूप से उस पढ़ाई का एक आधार लेकर के यहाँ पर जब आप लोग उपस्थित हुए हैं तो इतना काम जरूर करिएगा। खुशबू जी, यहाँ पर हम बात करें आशुतोष मिश्रा जी, किसके बारे में? उत्तर मध्य क्षेत्र का एक सांस्कृतिक केंद्र, यह कहाँ पे आपको दिख मिलता है? एक्चुअली आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर ललित कला अकादमी के बारे में। जब हम ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो उसके माध्यम से क्या है, यह संस्थान आपका स्थापित किया गया है। देखिए अगर आपसे कहेगा उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी, तो यह कहाँ संबंधित है? तो यह ललित कला अकादमी जो है वह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है। लेकिन जब एक ललित कला अकादमी की बात आती है जो कहाँ से संबंधित है, तो वह आपको दिख मिलता है आपके नई दिल्ली में ललित कला अकादमी। ये कहाँ से संबंधित है? यह आपको नई दिल्ली के अंदर दिख मिलता है। तो इसने क्या किया है, इसने देश के अलग अलग भागों के लिए, देश के अलग अलग भागों की जब बात की, जैसे पूरब क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, तो ऐसे भागों को कनेक्ट करने के लिए वहां की जो कला है, वहां की जो संस्कृति है, उसको संजोया जा सके, उसके लिए क्या किया है, इसके लिए इसने कुछ स्थल रिजर्व किए हैं। कितने स्थल रिजर्व किए हैं? तो आप भी जानते हैं कुल मिला के ऐसे 7 आपको केंद्र कला और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य दिख मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की कला है, दक्षिण भारत की कला है, पूर्वोत्तर की कला है, तो उसको सहेजने के लिए तो सहयोग से हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में उत्तर मध्य क्षेत्र का एक सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे दिख मिलता है? तो यह नाम हमें प्रमुख रूप से दिख मिलता है किसके रूप में? इलाहाबाद के रूप में। आज इलाहाबाद की जब बात की जाए, जिसको हम विशुद्ध रूप से क्या कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज भी कहते हैं। तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, प्रयागराज इलाहाबाद, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र। अच्छा, इसी से मिलता जुलता नाम, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हो राज जी, कि अगर यहीं पे बात करें तो आप कह सकते हो उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे की जब बात की जाए तो उत्तर मध्य रेलवे का जो एक मुख्यालय है वो भी सहयोग से कहाँ पे है, इसी प्रयागराज में स्थित है। तो ये भी आपका आसान ही हो जाता है, इसी से मिलता जुलता हो जाता है। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना होगा किसके बारे में? पूरब उत्तर रेलवे के बारे में। तो पूरब उत्तर रेलवे की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहां से संबंधित है? यह आपको दिख मिलता है गोरखपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि कला की बात चलिए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, आपके बारे में कई बार पूछा जाता है, हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी अकादमी ये कहां से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी अकादमी की जब बात की जाए तो यह यूपी में आपको दिख मिलता है। खास करके जब हम इसकी बात करते हैं तो यह आपके इसी प्रयागराज के अंतर्गत अवस्थित है। जबकि नाम अगर कहा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, भारत कला भवन। आज भारत कला भवन की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहां पे है? तो भारत कला भवन के बारे में आपने सुना होगा, यह शुद्ध रूप से आपके बनारस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बनारस के अंदर भारत कला भवन स्थित है। जबकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्रयागराज में हिंदुस्तानी अकेडमी आपको प्रमुख रूप से दिख मिलता है। और नाम की जब बात की जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना की गई थी। तो यह संस्कृति विभाग कब स्थापित किया गया है? तो संस्कृति विभाग की स्थापना शुद्ध रूप से की गई है आपके 1957 में। हालांकि ध्यान रखिएगा, वर्तमान हमारे संस्कृति के परिप्रेक्ष्य अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन मंत्री का नाम क्या आता है? तो आपने कई बार सुना होगा, जयवीर सिंह। क्या बोलते हैं? जयवीर सिंह की जब बात की जाए तो जयवीर सिंह क्या है? यह वर्तमान हमारे पर्यटन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो आगे के संदर्भ में एक प्रश्न आता है और उसका जवाब आपको करना है कि स्कूल हेल्थ कार्यक्रम ये हमारे यहाँ पर कितने समय अंतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच किया जाता है?
आशुतोष मिश्रा जी आरओ के लिए क्लास लाइए सर। बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्द ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमें लगता है अगर बाधा ना रही तो कल ही से उसकी हम अनाउंसमेंट कर देंगे, और कल नहीं हो पाया किसी कारणवश तो 1-2 दिन में उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। ठीक है, परेशान मत होइए। हमारा एक विचार है, उस पे थोड़ा आप अगर सहमति बताएँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि एक तो मन है क्वेश्चन वाला सेशन, तो क्वेश्चन वाला सेशन तो ये 9 बजे चलता ही चलता है। एक हम सोच रहे हैं कि जैसे कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं ना, टॉपिक वाइज उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए और उसके बाद आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह की बात की जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसे कमेंट में ज़रूर बताएगा बाद में क्लास के, ताकि उसके बारे में हम थोड़ा सा सोच पाएँ। क्योंकि जैसे हमारा मानना है कि यूपी में यूनेस्को स्थल, यूपी में रामसर साइट, यूपी में बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, यूपी में कह सकते हो यूपी का नामकरण, यूपी के प्रमुख मेले, यूपी के लोक नृत्य, इस टाइप की टॉपिक वाइज चीज़ों को छोटे छोटे संदर्भों में, ऐसा ना रहे कि बिल्कुल क्लास भारी भरकम नहीं, वो घंटे घंटे 2-2 घंटे का ना, छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे शब्दों में एक्सप्लेन कर लिया जाए, ताकि परीक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाए। और क्वेश्चन तो आपका यहाँ चल ही रहा है, और जैसे फिर उसका एक कंटिन्यूसी समाप्त होती है, फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ उच्च स्तर का आप कह सकते हो कि क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन इसी में, हाँ क्वेश्चन इसी में कोशिश करेंगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो उस लेवल के आपके हो ही जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। ठीक है, हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सेशन होगा तो वो लगभग 7 बजे आपको दिख मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछना चाह रहे हैं, 7 बजे शाम का करें या फिर 8 बजे सुबह कर दें, दोनों में थोड़ा सा आप सहमति बताइए, 7 बजे शाम का या फिर 8 बजे सुबह। ठीक है, दोनों चीजों को आप देख पाए। हम तो वही सोच रहे थे कि 8 बजे सुबह आपको अपलोड कर देते, ताकि आप लोग क्या करते दिन भर में अपने हिसाब से 2-4 बार में देख लेते, चीजें कंप्लीट रहती, शाम को आते क्विज कर लेते। ठीक है, आप बताने की कोशिश करेगा। बहरहाल यहाँ पे हम किसकी बात करें, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। अगर स्कूल हेल्थ कार्यक्रम की जब बात की जाए तो इसे कब हमारे यहाँ पर देख मिलता है, तो ये सामान्य रूप से आपके 6 महीने में, कब 6 महीने की जब बात की जाए तो स्कूल हेल्थ कार्यक्रम हमारे यहाँ पर चालू किया जाता है, और इसका पूरा पूरा मंतव्य होता है बच्चे की शारीरिक जांच करना। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर बच्चों की जब बात की जाए तो बच्चों में सरकार पोषण की बात करती है, और पोषण के लिए क्या व्यवस्था चालू की गई है, तो पोषण के लिए आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर मिड डे मील योजना चालू की गई है। लेकिन मिड डे मील योजना की जब बात की जाए तो ये कब चालू किया गया, 1995 में। ये तो पूरी तरीके से चलती है, खासा आप भी जानते हैं कब चालू किया गया था, पहली बार ये मद्रास में चालू किया गया था आपके 1995 में, लेकिन बाद में क्या किया गया, पूरे देश में आपका कंटिन्यू रहा। अब बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु को आधारित करते हुए आप कह सकते हो यह स्कूल हेल्थ कार्यक्रम जो चालू किया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं जो छोटे नौनिहाल होते हैं ना, उनमें दो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो खान पान की समस्या होती है और दूसरा होता है उनके पोषण स्वास्थ्य की समस्या। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं निमोनिया हो जाता है, डेथ हो जाती है, छोटे बच्चे खाते चले जाते, पेट इतना निकला हुआ है, लेकिन आप हाथों को देखेंगे तो वो कुपोषण का शिकार है। तो ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य जांच की बात करना, तो इसके लिए 6 महीने का एक अंतराल रखा जाता है और बच्चों की यहाँ पे शारीरिक जांच की जाती है। शारीरिक जांच मतलब आप कह सकते हो कि जैसे खून की कमी को जांच करना, या उनके पोषण स्तर को जांच करना, या रक्त वगैरह की जो मात्रा होती है उसको जांचना, ऐसे कुछ बेसिक मानक को लेकर के, जैसे वजन वगैरह की माप करना, इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, किस एक परिपेक्ष में, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में संस्कृत शिक्षा परिषद, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना देख मिलती है लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, या फिर आपके क्या हो जाता है मथुरा के अंदर। कहाँ पर इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पर आपका स्थापित है, ये नाम के रूप में देखा जाए तो लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर आपके मथुरा में। सामान्यतः आप भी जानते हैं संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, अभी पीछे हमने बताया भी था कि हमारे उत्तराखंड अर्थात हमारे पड़ोसी राज्य ने क्या किया है, अपने यहाँ पे संस्कृत भाषा को क्या किया है, खास करके एक विशेष भाषा का दर्जा भी दिया है। मतलब अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को उत्तराखंड ने क्या किया है, उत्तराखंड राज्य की जब बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा अपने यहाँ पे क्या की गई है, द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। क्या, द्वितीय राजभाषा की जब बात की जाए, राज्य भाषा होगी, द्वितीय राज्य भाषा का यहाँ पे क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे राज्य सरकार के द्वारा, तो हमारे यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो संविधान है, तो संविधान के बारे में आप भी जानते हैं, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है,
संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसी अनुसूची की जब बात की जाए तो उसमें आप भी जानते हैं कि कुल 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये जो 22 भाषाएं होती हैं, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, क्या करने के लिए, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए क्या है, हमारे यहाँ पर अलग अलग शोध संस्थान वगैरह स्थापित किए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आपका हिंदी भाषा शोध संस्थान है। हिंदी के अलावा आपका संस्कृत भाषा शोध संस्थान है। संस्कृत के अलावा पंजाबी भाषा शोध संस्थान है। इवन आप कह सकते हो कि जैसे सिंधी भाषा शोध की बात की जाए तो इसका शोध संस्थान प्रमुख रूप से, एक भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा किसके रूप में, तिब्बती भाषा। तो हमारे यहाँ पर तिब्बती भाषा को लेकर के एक जो शोध संस्थान है वह कहाँ से देख मिलता है, तो वह आपको बनारस में देखने मिलता है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में एक तिब्बती भाषा शोध संस्थान प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और खास करके एक नाम ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे भारतीय हिंदी दिवस के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। अर्थात चूंकि आप भी जानते हैं 14 सितंबर को हमने क्या किया था, अपने भाषा के परिप्रेक्ष्य में यहां पर क्या किया था, इन सारे पहलुओं को एक तरीके से एक्सेप्ट किया, और इसी एक्सेप्ट करने के नाते 14 सितंबर हमारे यहाँ पर क्या होता है, हिंदी दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। तो 8वीं अनुसूची खासा ध्यान रखिएगा संविधान के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ पर कुल 22 भाषाओं के बारे में भी खासा ध्यान रखिएगा। कहाँ पे देख मिलता है, तो ये आपको अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 के बीच में पूरा प्रावधान आपको देख मिल जाता है। तो लखनऊ में खासा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे संस्कृत शिक्षा परिषद आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। इवन आप कह सकते हो कि यहीं पे हमारे लखनऊ में ही क्या है, खास करके आपने संस्कृत बोर्ड का भी नाम सुना होगा। आप जानते हैं ना, बहुत सारे गांव के लोग ऐसे होते हैं, सामान्यतः आपने सुना होगा कि जैसे एक तो हमारी यूपी बोर्ड होती है, एक सीबीएसई बोर्ड होता है, लेकिन इसी तरीके से एक संस्कृत बोर्ड होता है। गांव के बच्चों को आपने देखा होगा, खास करके जिनको ब्याह करना होता है, बम्बई दिल्ली कमाते हैं, वो लोग संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। हाई स्कूल में उनका 96%, इंटर में तो वो टॉप करके रहते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी उनका कहीं 80-90% आता है। और पूछ लीजिए अपना नाम लिखिए राम लखन तिवारी, तो कहेंगे का लिखना है, हमें नहीं आता है। वही लोग संस्कृत बोर्ड से टॉप करके आते हैं। बहरहाल, तो संस्कृत बोर्ड की जो एक 9वीं 10वीं वाली ब्रांड है, मतलब जो बोर्ड है, वो लखनऊ में स्थित है। जबकि जो ग्रेजुएशन वाला है वो कहाँ पे है, तो वो आप भी जानते हैं, वो पढ़ता है बनारस में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में, तो उससे संबंधित माना जाता है। तो लखनऊ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे संस्कृत शिक्षा परिषद आपको देख मिलता है। नाम की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उर्दू निदेशालय की स्थापना हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से करी गई है। क्या है, उर्दू निदेशालय की जब बात की जाए तो उर्दू निदेशालय की स्थापना हमारे यहाँ पर करी गई है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो यह होता है इलाहाबाद में, या लखनऊ में, या फिर आपके आगरा में, या फिर आपके बहराइच में उर्दू निदेशालय। आज उर्दू भाषा की जब बात की जाए तो उर्दू भाषा को प्रमोट करते हुए इस उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई है। खासा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ऐसे निदेशालय का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसी संस्था की स्थापना करना जिसका संदर्भ होता है कि ये भाषा को प्रमोट करेगी, और भाषा को प्रमोट करेगी मतलब इसमें शोध प्रक्रिया वगैरह को जारी करेगी, कुछ पत्रिकाओं वगैरह को जारी करेगा, कुछ पुरस्कार वगैरह, कुछ प्रोत्साहन वगैरह को जारी करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, उस भाषा की आज अवस्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ी भी सोच विचार करेगी, और साथ ही साथ इसके बढ़ावा देने की बात करेगी। हो सकेगा तो इसके साहित्य के बारे में, इसके व्याकरण के बारे में, इसके जो पुराने आप कह सकते हो कि गेस्चर हैं, मतलब कुछ जो आपके शोध वगैरह से संबंधित पत्रिकाएं वगैरह हैं, उनको संरक्षित करना या उनको पुनः प्रकाशित कराना, उनको मार्केट में अवेलेबल कराना, ये सब काम क्या होते हैं, इसके आपको देख मिलते हैं। तो ये संस्थान प्रमुख रूप से कहाँ पे देख मिलता है, तो आपके राजधानी लखनऊ में देख मिलता है। कहाँ पे, राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो वहां पे आपके उर्दू निदेशालय का संबंध आपको दिख मिलता है। क्योंकि उर्दू की बात की जाए तो उर्दू आप भी जानते हैं, आज हमारे यूपी की क्या है, यूपी की द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना जाता है। क्या है, द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा भी प्राप्त है। कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1989 में। 1989 की जब बात की जाए तो 1989 में उर्दू को हमने क्या किया है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। जबकि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आप भी जानते हैं हिंदी की जब बात की जाए तो हिंदी को हमने कब स्वीकार किया था, तो यह 1947 से हमने क्या किया है, स्वीकार किया है। जबकि यहीं पर एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर देवनागरी लिपि आप भी जानते हैं, हिंदी भाषा में चूंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसी देवनागरी लिपि को क्या किया हमने, सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया। क्या किया, जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं उन सरकारी कार्यालय के लिए पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया। और इस अनिवार्य विधा की जब बात की जाए तो उसका संबंध कब से होता है, तो यह अनिवार्य जो किया जाता है वो खासा ध्यान रखिएगा, यह 1968 से किया जाता है। कब से, 1968 की जब बात की जाए तो 1968 से
हमारे यहाँ पर देवनागरी लिपि हिंदी भाषा को क्या करते हैं हम लोग, खास करके सरकारी जो हमारे ब्रांचेज होते हैं, जितने भी आपके ऑफिसेस होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कंपलसरी कर देते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कहाँ पे आपको दिख मिलता है। हमारी यूपी की बात की जाए तो हमारी यूपी में इसका संबंध आपको देखने को मिलता है। नाम के रूप में देखा जाए तो खुशबू, अनूप सिंह, कैप्टन जैक, राज गंगा, यश सिंह, कई सारे लोग जो आपके जुड़े हैं, तो इतना आप लोगों से विनम्र आग्रह होगा। वैसे आप लोगों का प्यार ही है कि आप लोग जुड़े हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश अगर करेंगे तो वही कहते हैं कि क्यों ज़मीन पर बैठ करके आसमान देखता है और खोल पंखों को, क्योंकि ज़माना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। तो थोड़े थोड़े सहयोग से ही बहुत बड़ी चीज़ें अचीव होता हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो इतनी आप सबसे अपेक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा मानक उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, हमारे क्षेत्रफल का जो दायरा है वो बिल्कुल सीमित है, 10 बाई 10 तक ही है। तो इसी कारण से आप लोगों से बार बार ये विनम्र आग्रह होता है कि हो सके तो आपके पास कुछ अगर ग्रुप वगैरह हैं, कुछ आपके पेज वगैरह हैं, या कहीं पे आप जुड़े हैं तो वहाँ ज़रूर इसे साझा करिए, ताकि अन्य दोस्तों मित्रों को भी इस क्लास में क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, जिनकी ज़रूरत है खास करके इस क्लास को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, खास करके विशेष बिंदुओं के रूप में। ठीक है, तो कंचन मौर्य जी, यहाँ पर हम किसकी बात करें, अनूप जी, किसके रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। बिंदु के रूप में देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं एडवांस स्टडीज, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कहाँ से समित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की जब बात की जाए, यह एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य जो संस्थान है वो आपको इलाहाबाद में खिल रहता है। हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ विशेष संस्थान आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, एक नाम आपको दिख मिलता है हमारे यहाँ पर, जैसे आपके आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर काफी चर्चित रहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी यूपी का एकमात्र है, क्या होता है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का एकमात्र है जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां से समित है, तो आपकी कानपुर में स्थित है। यहीं पे आपने नाम सुना होगा आईआईएम लखनऊ। लखनऊ की जब बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा मोतीलाल नेहरू के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहां से समित है, तो ये आपके प्रयागराज में दिख मिलता है। तो ये तो हमारी यूपी के कुछ विशेष फेमस आप कह सकते हो कि संस्थान है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ आपके, जैसे अभी आपने सुना होगा एक होटल मैनेजमेंट संस्थान हमारी यूपी में क्या किया जा रहा है, आपका स्थापित किया जा रहा है। कहां पे स्थापित किया जा रहा है, होटल मैनेजमेंट संस्थान की जब बात की जाए, जहां पे आपने सुना होगा कि जो बड़के बड़के 5 स्टार होटल में बैरा लोग होते हैं उनकी पढ़ाई कराई जाती है, खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे परोसना है, उस बिंदु की जब बात की जाए तो ये कहां से समित है, ये आपके गोरखपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा। नीसू जी गुस्सा काहे कर रही हैं, आप जुड़ी हैं, अच्छी बात है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट संस्थान आपके गोरखपुर में स्थित है, मोतीलाल के नाम से प्रयागराज में स्थित है, आईआईएम लखनऊ में स्थित है, और साथ ही साथ आईआईटी आपके कानपुर में देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा एम्स की जब बात की जाए तो 2 एम्स आपको दिख मिलता है, एक आपके गोरखपुर में स्थित है, और गोरखपुर के अलावा एक अगर देखा जाए तो एक आपके लाल बरेली के अंदर देखने को मिल जाता है। संस्थानों की जब बात की जाए तो इन सबका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा किसके रूप में, केजीएमयू के रूप में। ये किससे संबंधित है, तो केजीएमयू की जब बात की जाए तो ये किंग चार्ल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है, जिसकी स्थापना 1911 में की गई है। कहां पे, लखनऊ में। ये चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में हमारी यूपी का क्या होता है, कह सकते हो यूपी का पहला संस्थान माना जाता है जो चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो अलग अलग क्षेत्रों की जब बात की जाए तो अलग अलग संस्थान आपको मिलते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू का भी अपना एक आईआईटी है। कई बार आपने सुना होगा बीएचयू आईआईटी। इवन बीएचयू की जब बात की जाए तो बीएचयू में आपने सुना होगा इसका भी एक अपना क्या है, मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई वगैरह की जाती है। क्योंकि बीएचयू जो है ना वो मल्टीपर्पज आप कह सकते हो विद्यालय है, जिसमें कई सारे पर्याय आपको दिख मिलते हैं। इवन हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सैनिक कॉलेज के बारे में भी सुना होगा, सैनिक स्कूल भी देख मिलता है। आज सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो पूरे भारत में 33 स्कूल सैनिकों के संबंध में है। नाम की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में 3 जगह पे आपको दिख मिलते हैं। एक नाम आपने सुना होगा मैनपुरी के बारे में, तो मैनपुरी वाला तो काफी चर्चा में था, क्योंकि इसका नाम सीडीएस बिपिन रावत के नाम से कर दिया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा अमेठी के बारे में, और एक कहां पे स्थित है, एक आपका झांसी में स्थित है। हालांकि एक की जब बात की जाए तो एक आपके गोरखपुर में निर्माणाधीन है, जल्द ही उसको क्या किया जाएगा, बना लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे विशेष नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। खैर, कहा जा रहा है कि इलाहाबाद के अंतर्गत एक कॉलेज है जिसका नाम है म्योर सेंटर कॉलेज। इसकी स्थापना की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई,
हमारे इलाहाबाद की जब बात की जाए तो इलाहाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम ही है म्योर कॉलेज। इस म्योर कॉलेज की जब बात की जाए तो म्योर कॉलेज की स्थापना प्रमुख रूप से करी गई। नाम देख मिलता है आपके 1847 में, 1772 में और 1860 में, या फिर आप कह सकते हो 1858 में। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कई सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, तो अंग्रेज अधिकारियों के सम्मान में ही कुछ कॉलेज वगैरह हमारे यहाँ पर स्थापित हैं। नाम के रूप में देखा जाए तो ये इलाहाबाद में स्थापित है। नाम देख मिलता है म्योर सेंटर कॉलेज। कहाँ पे? तो इसकी स्थापना हुई है 1858 में। 1858 की जब बात की जाए, चूंकि आप भी जानते हैं ये समय काल कब से था, तो ये समय काल हमें देख मिलता है जब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो किसके पास चला गया, तो वो चला गया था महारानी सत्ता। ठीक है, तो महारानी सत्ता की जब बात की जाए तो महारानी सत्ता अब हमारे यहाँ पर अर्थात इंग्लैंड की साम्राज्य क्या हो जाती हैं, हमारी अब मालकिन हो जाती हैं। तो इंग्लैंड की सामग्री की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, खास करके अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप भी जानते हैं 1858 में क्या होता है, खास करके 1 नवंबर को, और इसी कारण से 1 नवंबर के दिवस को हम लोग कई बार चर्चा में भी रखते हैं, क्योंकि इस दिवस को क्या माना जाता है, एक दिन की राजधानी। क्या कहते हैं, एक दिन की राजधानी भी बोली जाती है। किस परिप्रेक्ष्य में? आपने सुना होगा जब देश की बात आती है, देश की एक दिन की राजधानी किसे बोला जाता है, तो यह बोला जाता है आपके प्रयागराज को। तो आज का जो आपका प्रयागराज है उसको हम देश के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं, एक दिन की राजधानी के रूप में भी जानते हैं। खास आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं एक नाम मिंटो पार्क, और मिंटो पार्क में किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिन की जब बात की जाए तो कैनिन के द्वारा क्या किया गया, कह सकते हो कि जो महारानी की घोषणा पत्र होती है, क्या होता है, महारानी का जो घोषणा पत्र होता है, इस घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये म्योर कॉलेज जो है वो प्रयागराज में है, लेकिन इसी के साथ एक कॉलेज और ध्यान रखिएगा जो हमारे यूपी में ही देख मिलता है। खासा आपने सुना होगा इसी नैनी प्रयागराज में, नैनी प्रयागराज में, और उसका भी संबंध आपके एक अंग्रेज अधिकारी से है। क्या नाम आपको दिख मिलता है, तो उसका नाम आपने सुना होगा किसके रूप में दिख मिलता है, तो उसका नाम है सैम हिंगिस बॉटम। सैम हिंगिस बॉटम। तो सैम हिंगिस बॉटम क्या बोलते हैं, सैम हिंगिस बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज के रूप में ऐसा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सैम हिंगिस बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में इसे जाना जाता है। ये कहाँ से समित है, ये भी आपके इसी नैनी प्रयागराज में है। जबकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एक अभी आपने नाम सुना था किसके बारे में, केजीएमयू। तो केजीएमयू का नाम ही है किसके रूप में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में। कहाँ से समित है, तो ये आपकी राजधानी लखनऊ में आपको देखने को मिल जाता है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ से समित है, ये आपके लखनऊ में दिख मिलता है। हालांकि एक कॉलेज और आपने सुना होगा किसके रूप में, मैरिस कॉलेज के रूप में। तो मैरिस कॉलेज का संबंध किससे था, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की जब बात की जाए तो इसका संबंध जो था वह हमारे यहाँ पर संगीत संस्थान के रूप में आपको दिख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना आपकी राजधानी लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था, 1926 की जब बात की जाए तो 1926 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से आपको दिख मिलती है। तो हमारे यहाँ पर अंग्रेज जब आए थे ना, तो अंग्रेजों ने ऐसे कई सारे संस्थान वगैरह की स्थापना की है। आज हमने क्या किया, उसका पूरी तरीके से आमूल चूल रूप से उसके अलग अलग नामों को परिवर्तित कर रखा है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है वृत्तांत दर्पण, ये एक पत्रिका होती है। इसके संस्थापक मतलब इसके संपादक कौन माने जाते हैं, नाम होता है शिव प्रसाद, मुंशीलाल, सदा सुखलाल या फिर शिव नारायण। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने वृत्तांत दर्पण नाम की जो एक पत्रिका होती है उसका नाम प्रमुख रूप से, हमारे यहाँ पर क्या नाम है, वृत्तांत दर्पण। आज वृत्तांत दर्पण की जब बात की जाए तो इस पत्रिका के संपादक के रूप में किसका नाम देख मिलता है, शिव प्रसाद का, मुंशी लाल का, सदा सुखलाल का या फिर शिव नारायण का। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा की जब बात की जाए तो हिंदी भाषा से संबंधित कई सारी पत्रिकाओं के नाम आपको दिख मिलते हैं। जहां पे हम मुख्य रूप से अगर बात की तो वृत्तांत दर्पण का जो संबंध है वह किससे संबंधित है, तो ये आपके सदा सुखलाल से संबंधित आपको दिख मिलता है। किससे, सदा सुखलाल की जब बात की जाए तो इनसे इनका नाम दिख मिलता है। वैसे संपादन की बात की तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपके, जब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम ध्यान रखिएगा। खास करके इन्होंने क्या किया था, हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। इवन आपने सुना होगा किसके बारे में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, उनके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था, जैसे हिंदुस्तान नाम का, हिंदुस्तान नाम की पत्रिका। जैसे इसी में आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं लीडर नाम की पत्रिका। ठीक है, लीडर नाम की पत्रिका,
इनका भी प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। एक नाम और आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो इसका भी प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इवन हमारी यूपी की जो पहली पत्रिका थी, खासा आप भी जानते हैं, जिसका नाम बनारस अखबार आपको दिख मिलता है। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो आप भी जानते हैं खासा रघुनाथ दत्ते के द्वारा। रघुनाथ दत्ते की जब बात की जाए तो उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और एक पत्रिका काफी जो चर्चा में रहती है उसका नाम ध्यान रखिएगा, कल्याण। कल्याण की जब बात की जाए तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो अभी आपने सुना होगा राधे श्याम खेमका, जिनकी डेथ हो गई थी तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार वगैरह भी दिया गया था। तो राधे श्याम खेमका का भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पत्रिका और आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं बाल बोधनी। बाल बोधनी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो यह आप जानते हैं हमारे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम ध्यान रखिएगा, जिनके माध्यम से क्या था, खास करके बाल बोधनी पत्रिका। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम और सुनिएगा, कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा, इन सारी पत्रिकाओं का जो एक प्रकाशन था वह इनके माध्यम से किया जाता था। एक पत्रिका उर्दू में आपने सुना होगा, कौमी आवाज। कौमी आवाज का प्रकाशन किसके द्वारा से, तो कौमी आवाज की जब बात की जाए तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। और लखनऊ के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के अलावा अगर देखा जाए तो रफी अहमद किदवई, क्या बोलते हैं, रफी अहमद किदवई की जब बात की जाए तो इनका नाम खासा ध्यान रखिएगा। इनके माध्यम से क्या होता है, इसका प्रकाशन किया जाता था। तो अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग पत्रिकाएं वगैरह का प्रकाशन हमें अपने यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की जब बात की जाए तो इनका जन्म हमारी यूपी में प्रमुख रूप से देख मिलता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम किस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, तो ये नाम होता है एटा के रूप में, ये नाम होता है इटावा में, बदायूं में, या फिर आपके कौशाम्बी के अंतर्गत। ठीक है, क्वीन जी कह रहे हैं सर जी नमस्ते। अरे भैया बिल्कुल नमस्ते, जुड़ गए, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा काल से कि क्लास 9 बजे चालू होती है, ना कि 9:40 पे। ठीक है, बाद में आप ही लोग कहेंगे सर जी पढ़ाए नहीं। ठीक है, तो 9 बजे अगर जुड़ेंगे ना तो पूरी क्लास को मतलब एक मंतव्य के साथ साधेंगे तो हमें लगता है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है देर करने का आधार तो हमें मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो हम कभी नहीं देर करते हैं, देर क्या हो जाती है, अपने आप हो जाती है, वो एक बनावटी पहरा होता है। यहाँ पे बहरहाल निजामुद्दीन औलिया की बात करें, निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे आपको देख मिलता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, एटा, इटावा, बदायूं या फिर आपके कौशाम्बी के रूप में। आज नामों की जब बात की जाए तो नामों के संदर्भ में यह कहाँ से सम्मिलित होता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ से संबंधित है, या आपके बदायूं से संबंधित है। बदायूं के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जन्म कहाँ है, जन्म इनका बदायूं है। लेकिन इनके मृत्यु की जब बात की जाए तो मृत्यु कहाँ पे माना जाता है, तो मृत्यु आपने देखा होगा नई दिल्ली। एक्चुअली नई दिल्ली में क्या है, इनकी दरगाह आपको देखने को मिल जाती है। तो नई दिल्ली में इनकी क्या है, दरगाह भी आपको देख मिलती है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित थे, तो बताया जाता है ये चिश्ती संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो जो एक चिश्ती कर रहे हैं सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय की जब बात की जाए, जिसमें आपने कई बार सुना होगा कि बताया जाता है कि म्यूजिक परंपरा को, किसको, म्यूजिक परंपरा की जब बात की जाए तो म्यूजिक परंपरा को आधारित करते हुए भगवान को मनाने की बात की जाती है। मतलब यहाँ पे इनका मानना था कि प्रेम के माध्यम से क्या किया जाता है, भगवान को भी अपने बस में किया जा सकता है, ना कि केवल पूजा अर्चना फूल और बेलपत्ते के माध्यम से। भगवान को अनन्य प्रेम करके भी उन्हें अपना बनाया जा सकता है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु के बारे में आपने सुना होगा, इनके गुरु थे बाबा फरीद। बाबा फरीद की जब बात की जाए तो बाबा फरीद क्या थे, इनके गुरु थे। और जबकि इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनके जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, तो इनके शिष्य जो थे उनका नाम था हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में खासा आपने सुना होगा आमिर खुसरो के बारे में। तो आज आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो का नाम ध्यान रखिएगा, यह इनके क्या थे, खासा शिष्य के रूप में जाने जाते हैं।
नाम कहाँ से संबंधित है? तो आमिर भाई का संदर्भ आपने सुना होगा कासगंज जिले से संबंधित है। और कासगंज जिले की जब बात की जाए तो वहां पे आपने सुना होगा 1253 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नाम के रूप में अगर देखा जाए तो कई बार हम इनको क्या कहते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली जनक के रूप में जाना जाता है। और तबला और सितार की जब बात की जाए तो संगीत विदा के रूप में तबला और सितार के या आविष्कारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका नाम खासा ध्यान रखिएगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं आपके निजामुद्दीन औलिया, और इन्होंने क्या बोला था, अब दिल्ली दूर नहीं। ठीक है, तो दिल्ली दूर नहीं की जो संकल्पना है वह इन्हीं के द्वारा बोला गया था। हालांकि हमें लगता है बदायूं से दिल्ली अगर कोई पैदल भी आना चाहे ना तो 2 दिन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत होगा, कितना होगा, 200-250 किलोमीटर होगा। लेकिन ये वहीं से बोले थे कि दिल्ली दूर हस्ती। ठीक है, बहरहाल आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है इतिहासकार के परिप्रेक्ष्य में। कौन से इतिहासकार ऐसे हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं? कौन से एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनका संबंध हमारे यूपी से संबंधित है? और ये नाम होता है बर्नी के रूप में, आमिर खुसरो के रूप में, या फिर आपके बाणभट्ट के रूप में, या फिर आपके सभी। तो इतिहासकारों की जब बात की जाए, चूंकि आप भी जानते हैं, देखिए जब हम शोध करते हैं, जैसे हम ही अकबर के बारे में कहाँ से जानते हैं, सीधे शब्दों में हमें अकबर, बाबर, हुमायूं या वैदिक परंपरा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर महाजनपद थे उन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पाठ्य पुस्तकों के ही माध्यम से मिलती है, या फिर कोई हमें बताए सीधे शब्दों में। तो पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसका मतलब पाठ्य पुस्तकें तब लिखी गई थी, किसी के द्वारा लिखा गया था, सीधे शब्दों में वह पुस्तकें लिखी तो गई थी, तभी तो व्यक्तियों ने क्या किया, उसको अपने शब्दों में रेखांकित किया। अब इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो जो पुराने समय के लोग हुआ करते थे वह ऐसी संकल्पनाओं को लिखते थे, जैसे कुछ लोग डायरी लिखते थे, कुछ लोग पूरा यात्रा वृतांत लिख देते थे। जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। अब एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर ब्लॉग बनाता है यूट्यूब के माध्यम से, अगर उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो आज के 100 साल बाद अगर उसको हम देखना चाहें तो उसकी सारी हिस्ट्री हमें पता चल जाएगी। तो ये विजुअल माध्यम है। पहले समय में ऐसी सुविधा थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, आपके रिटर्न फॉर्मेट में रखते थे। तो सीधे शब्दों में इतिहासकारों की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किसका नाम देख मिलेगा, तो यहां पे नाम देख मिलेगा खासा बर्नी का। बर्नी के परिप्रेक्ष्य आमिर खुसरो का, और फिर आपके बाणभट्ट का। तो इन सब का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। यह सभी लोग क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इतिहासकार इन्हें क्यों कहते हैं, इतिहासकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके समय काल पे जितनी भी आपकी पुस्तकें लिखी गई हैं उस पुस्तकों के माध्यम से क्या होता है, हमारे समय की जब बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या होती है, विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी का मतलब आप कह सकते हो कि कैसे वहां पे एक तरीके से राजा हुआ करता था, राजा के समय पे प्रशासन व्यवस्था क्या हुआ करती थी, प्रशासन के अलावा वहां की न्याय व्यवस्था क्या थी, न्याय के अलावा समाज कैसे हुआ करता था, समाज के अलावा उस समाज में महिला की अवस्थिति क्या थी, राजा किस एक परिपेक्ष को सबसे ज्यादा मानता था, या फिर एक तरीके से कह सकते हो किस एक परिपेक्ष को वहां पे बढ़ावा दिया जाता था। ऐसे बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है, इसमें पूरी तरीके से चिन्हित किया जाता है। अब बिंदु की जब बात की जाए बरनी, तो बरनी आप भी जानते हैं किससे संबंधित है, आपके बरन नाम के लोकेशन जो आपके बुलंदशहर से संबंधित है। बुलंदशहर की जब बात की जाए तो बुलंदशहर से आपके बरनी का संबंध प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। जबकि आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो आपके कहां से संबंधित है, ये आपके कासगंज पटियाली से देख मिलते हैं। और बाणभट्ट की जब बात की जाए तो बाणभट्ट हमारे यूपी से संबंधित नहीं थे, ये हर्षवर्धन शासन काल की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन शासन काल में क्या हुए थे, खास करके हमारे यहां पर आए थे। तो हर्षवर्धन के एक तरीके से आपने सुना होगा दरबारी कवि, तो दरबारी कवि के रूप में हर्षवर्धन के इन बाणभट्ट का नाम आपको देख मिलता है। कई बार आपने इनके रचना के बारे में भी सुना होगा, कादंबरी, क्या बोलते हैं, कादंबरी, और कादंबरी के अलावा हर्षचरित। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के घटनाओं के बारे में जानकारी दी है, और उन्हीं जानकारियों को पढ़ करके हम लोग यही सुनिश्चित करते हैं, क्यों ना हम कहते हैं कि बाणभट्ट अकबर के दरबार में थे। क्यों? क्योंकि हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। साक्ष्य कहां से मिलता है, साक्ष्य मिलता है इस पुस्तक के माध्यम से, जहां पे ये बात पूछता होती है कि जो बाणभट्ट थे वो अकबर के नहीं बल्कि बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो ये बात हमें क्या हो जाती है, पुख्ता देखने को मिल जाती है। तो हर्षचरित और कादंबरी जो होती है यह इनकी रचना के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहरहाल कहा जा रहा है कि हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसके द्वारा की गई, तो वही व्यक्ति हो जाएंगे आपके जिनका नाम है बाणभट्ट। क्या नाम है, बाणभट्ट, क्योंकि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई है लेकिन हर्षवर्धन के लिए किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आमिर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप भी जानते हैं खमचाए खुसरो। क्या लिखा है, खमचाए खुसरो। खमचाए खुसरो की जब बात की जाए तो ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम देखने को मिल जाता है।
और यहीं पे फौजी की जब बात की जाए तो फौजी के द्वारा तो नहीं पुस्तक लिखी गई है, लेकिन इसका जो भाई था खासा अबुल फजल, तो अबुल फजल के द्वारा आपने पुस्तक सुनी होगी, जिसको हम नाम देते हैं किसके रूप में, एक नाम आपने सुना होगा अकबरनामा, और अकबरनामा के अलावा एक पुस्तक और आपने सुना होगा आइन ए अकबरी। ठीक है, तो आइन ए अकबरी की जब बात की जाए तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा। आइन ए अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों की जब बात की जाए तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई कुछ विशेष पुस्तकें देख मिलती है। वैसे अबुल फजल की जब बात की जाए तो ये कौन थे, यह आपके अकबर के नवरत्नों में, उनके दरबारों में रहने वाले एक विशेष व्यक्ति थे। नाम आता है कि फतवा ए जहांगीरी। अगर इसकी बात की जाए तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है, फतवा ए जहांदारी। अगर इसकी बात की जाए तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो यह नाम है आमिर खुसरो, ये नाम संबंधित है जियाउद्दीन बर्नी के रूप में, ये नाम संबंधित है शेख फैजी के रूप में, या फिर आपके अबुल फजल के रूप में। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेखांकित करते हुए चले, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब चलाते होंगे तो यूट्यूब में अभी एक संकल्पना सबसे कठिन आ रही है इस चैनल को ढूंढने में। तो इस चैनल को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, लिखना @GKGS बाई अमित पांडे। तो उसके बाद क्या होगा, इस चैनल का एक आपका जो एक्सेस है आप देख पा रहे हैं, आए कहाँ चला गया, अच्छा BA हमने लिख दिया, बाई लिखना था हमें, जबकि क्या लिखना था, बाई लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं अभी भी नहीं आया GKGS बाई। अरे भैया एक काट दिए, मतलब एक शब्द हमारा गायब कर दोगे, एक तो ऐसा नहीं मिलता है, दूसरे तुम भी नाम मिला रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप इस चैनल को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सेस कर लीजिएगा, और थोड़ा सा एक काम करिए भैया, कोशिश तो कर दीजिए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षा तो ना करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों का ही विशेष सहारा है, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है, और कोई हमारे पास है ना, तो इतना काम जरूर करिएगा कि देखिए आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों मित्रों के पास इसे शुरुआती फेज में, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा आप अगर जो इसे साझा कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। बाकी लोग भी इसे सब्सक्राइब वगैरह कर लें और थोड़ा सा एक्सेस वगैरह बनाना चालू कर देंगे ना, तो फिर थोड़ा सा एक आसान रास्ता हो जाएगा चीज़ों को व्यवस्थित करने में। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे फतवा ए जहांगीरी। आज हम देखते हैं करीब करीब हमारे सेशन में 14-15 लोग लाइव हैं, हम देख पा रहे हैं। तो कम से कम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग 2-2 लोगों से सब्सक्राइब कर आइएगा ना, कम से कम 2 लोगों का तो सब्सक्राइबर आपके द्वारा किया ही जाए, मतलब 30 लोग हम देखें कि ऐड हो जाए। ठीक है, वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो अच्छी बात है। ठीक है, और हम बार बार कहते हैं, देखिए शुरुआत तो एक ही से होती है। कभी हमने लखनऊ का वो समय हमें याद आता है कि एक बच्चे को हमने होम ट्यूशन पढ़ाया था, और तब हमें 700 रुपये मिले थे। वो समय काल था 2012-13 का। लेकिन आज के समय में आप कह सकते हो कि हजारों हजारों बच्चे पढ़े हैं, लेकिन फिर से वही अवस्था शुरू हो गई है। कोई दिक्कत ना, शुरू हुई है 1 2 4 6 7 8 10, और यही कंटिन्यू रहेगा, फिर इसका कारवां बनता जाएगा। बस वही होना चाहिए कि प्रयास जो है ना वो ईमानदारी भरा होना चाहिए, उसमें छलावा नहीं होना चाहिए। जो एक ट्रस्ट है वो आपका बना रहना चाहिए, तभी आपके साथ लोग क्या होते हैं, विश्वास से जुड़े होते हैं। तो हमारी संकल्पना सदैव यही से होती है कि उसको हम बरकरार रखें, अन्यथा किसी एक मंतव्य को लेकर के ना चले। तो ये जरूर विश्वास बना रहेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन थोड़ा आप सबसे भी एक लगाव, एक अपेक्षा की उम्मीद की जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास भी थोड़ी शुरुआती दिनों में साझा कर दीजिए। एक बार थोड़ी सी चीज़ें आ जाएंगी ना, वही सर्च में आ जाएंगी। अभी बार बार हमें @ लगाना पड़ता है, जैसे ही वो सर्च मोड में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत ना होगी, फिर तो अपने आसानी से ही आप क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बहरहाल फतवा ए जहांगीरी, अगर इसकी बात की जाए तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी। अभी हमने देखा था ना जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी का संबंध कहाँ से है, तो ये आपके बरन नाम का लोकेशन पड़ता है। बर्नी क्यों नाम दिया गया, बर्नी इस कारण से नाम दिया गया क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो ये बरन नाम से संबंधित है। बरन कहाँ पड़ता है, तो बरन आपने सुना होगा बुलंदशहर के अंदर। बुलंदशहर की जब बात की जाए तो बुलंदशहर के अंतर्गत बरन नाम का लोकेशन पड़ता है, जहां पे जियाउद्दीन बर्नी का नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। बाकी अभी हमने बताया अबुल फैजल और शेख फैजी वगैरह की बात को लेकर के। अच्छा, बिंदु की जब बात की जाए तो एक नाम खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में ऐसे ही और नाम देख मिलता है, जैसे आपको देख मिलता है किसके रूप में, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी कोई यहाँ पे क्या है, ये जो जायसी है ये इनकी उपाधि नहीं है,
बल्कि ये उस लोकेशन से संबंधित नाम है। क्या है? इस लोकेशन की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा जायस। आज जायस की जब बात की जाए तो जायस कहाँ पे स्थित है? यह आपके अमेठी में पड़ता है। और इन्होंने महत्वपूर्ण काम क्या किया है? तो इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो आप भी जानते हैं, इनके द्वारा खास करके एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत की जब बात की जाए तो पद्मावत का नाम खासा ध्यान रखिएगा। पद्मावत नाम की पुस्तक लिखी गई है, खासा अवधी भाषा में लिखी गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जब बात की जाए तो इनका नाम आपने सुना होगा। जैसे एक नाम आप कवि के बारे में सुनते होंगे, किसके रूप में? फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी की जब बात की जाए तो फिराक गोरखपुरी, इनका जो एक गोरखपुर लोकेशन है वहां से इनके संबंध आपको दिख मिलते हैं। इनका मूल नाम होता है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय जो है यह इनका मूल नाम है, जबकि ये रहने वाले कहां से हैं? गोरखपुर के। अभी जैसे आप कई बार सुनते होंगे किसके बारे में? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी का जो संबंध है वो कहां से संबंधित है? अब्दुल कादिर ये कहां से संबंधित है? तो ये बदायूं से संबंधित है, और इसी कारण से लोग इन्हें क्या कहते हैं? बदायूनी के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अजमल सुल्तानपुरी। तो अजमल सुल्तानपुरी क्या है? ये एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनका नाम संबंधित किससे होता है? तो अजमल सुल्तानपुरी की जब बात की जाए तो ये संयोग से क्या हो जाते हैं? आपके सुल्तानपुर जिले से संबंधित हो जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं कैफी आजमी, तो कैफी आजमी का संबंध कहां से है? तो कैफी आजमी एक लेखक होते हैं, एक गीतकार होते हैं, फिल्मों के गाने वगैरह इनके द्वारा लिखा गया है। आपने सुना होगा जो शबाना आजमी नहीं है, शबाना आजमी नहीं जानते हैं? अरे भाग मिखा भाग, जो एक लड़का है, क्या नाम है? फरहान अख्तर। तो उनकी मम्मी की जब बात की जाए तो इन्हीं की बिटियां हैं कैफी आजमी। मतलब कैफी आजमी का एक तरीके से कह सकते हो कि वो पोता है। क्या नाम देते हैं उसे? वो जो फरहान अख्तर है, भाग मिल्खा भाग नाम की फिल्म जो बनाई है। तो कैफी आजमी नाम क्यों मिला है? क्योंकि ये आजमगढ़ जिले से हमारे संबंधित थे। मतलब जावेद अख्तर की अगर बात की जाए तो यह यूपी के दामाद हैं। ठीक है, तो कैफी आजमी कहाँ से है? ये आपके खास करके आजमगढ़ जिले से संबंधित है। तो ऐसे कुछ नामों को क्या किया जाता था? उस टाइटल के साथ मिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, बहरहाल कहा जा रहा है शेख फैजी, अगर इनकी बात की जाए तो ये किसके दरबार में निवास करते थे? अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। अब्बू आजमी की पत्नी है? नहीं भाई, उनकी पत्नी है। क्या नाम है उनका? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर है भैया। शबाना आजमी के जो पपी हैं वो जावेद अख्तर नाम है, उनके लड़का का नाम है फरहान अख्तर। अब्बू आजमी के बारे में तो हमें नहीं पता है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका संदर्भ आएगा? शेख फैजी। तो अभी हमने बताया शेख फैजी के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं अकबर, तो अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न हुआ करते थे। और इसी नवरत्नों की जब बात की जाए तो नवरत्नों की संकल्पना में दो तीन नाम जो हमारी यूपी से संबंधित है, जैसे शेख फैजी। शेख फैजी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा अबुल फजल। ये कहाँ से संबंधित है? इनका जो संबंध है वो प्रमुख रूप से आपके आगरा से संबंधित है। जबकि एक नाम और ध्यान रखिएगा जो काफी चर्चा में रहता है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, तानसेन। आज तानसेन की जब बात की जाए तो तानसेन का संबंध क्या है? तानसेन की जब बात की जाए तो तानसेन का संबंध आप भी जानते हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। लेकिन इनके गुरु जो थे, अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु हमारी यूपी से संबंधित थे, नाम था हरिदास। तो हरिदास की जब बात की जाए तो हरिदास का संबंध आपने सुना होगा, ये हमारी यूपी से संबंधित है। यही पर अगर देखा जाए तो एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके अगर बिंदु की बात की जाए तो नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं बीरबल के बारे में। बीरबल, बीरबल या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महेश बाबू के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं? बीरबल, या जिसको हम महेश बाबू के रूप में जानते हैं। महेश बाबू की जो संकल्पना है ये कहां से संबंधित है? तो आप भी जानते हैं ये जालौन कालपी से संबंधित है। कहा? जालौन की जब बात की जाए तो जालौन में कालपी नाम का लोकेशन होता है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। खासा इनकी जब बात की जाए, और बीरबल के अलावा आपने सुना होगा टोडर के बारे में। तो टोडरमल का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोडरमल का संबंध कहां से है? टोडरमल की जब बात की जाए तो ये दहसाला पद्धति के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो संबंध है वो हमारी यूपी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तो आप भी जानते हैं आज का जो आपका सीतापुर नाम का जिला है। ठीक है, तो सीतापुर नाम के जिले से इनका संबंध आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। वैसे अगर इनकी बात की जाए तो इनके नाम से हरदोई में एक संस्थान भी आपने सुन रखा होगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। बीरबल के नाम से एक बीरबल महल आपको देख मिलता है। कहां पे? तो बीरबल महल दो जगह देख मिलता है। कहां कहां से संबंधित है भाई? देखो, अकबर के बड़े महत्वपूर्ण मंत्री थे, और इनका महल कहां कहां पे बनवाया है अकबर ने? तो एक तो आपके फतेहपुर सीकरी में बनवा रखा है, फतेहपुर सीकरी में बनवा रखा है, और एक कहां पे बनवा रखा है? तो ये जब अपने गंगा जाते थे तो वहां खास करके कालपी के अंदर, तो कालपी में एक इनका महल बनवा रखा है। हालांकि कालपी से एक नाम याद आना चाहिए, यहाँ पे 84 खंभा,
क्या 84 खंभा की जब बात की जाए तो 84 खंभा नाम की जो एक इमारत होती है वह भी कहाँ स्थित है, यह आपकी इसी कालपी में देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसी इमारत है जिसमें 84 खंभे 84 पिलर आपके लगाए गए हैं। इवन 84 खंभे की जब बात की जाए तो ये तो एक इमारत है, 84 खंभा गुम्मद जिसे कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 84 खंभा मंदिर भी है। अगर उसकी बात की जाए तो वो कहाँ से समित है, तो वह आपको देख मिलता है वृंदावन के ऊपर। वृंदावन में जब बात की जाए तो जो आपके बिस्वान नहीं थे, नंद बाबा की जब बात की जाए तो उनके द्वारा इसको बनवाया गया। तो 84 खंभा मंदिर आपके वृंदावन में देख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार जो अध्यक्ष बने उनका नाम क्या था। विधानसभा का पहले नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। राम मंदिर में कितना खम्भा लग रहा है याद रखिएगा भैया, हमें तो नहीं याद है, कोई जानता हो तो बता देगा। ठीक है, क्योंकि अभी पिछले एसएससी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां लगी हैं। ठीक है, अब ससुरा नृत्य वहाँ जाता है आदमी, पहली बात तो संकल्पना खराब हो जाती है, क्योंकि हम सोच के जाते हैं महल, तो हम ढूंढते हैं महलवा कहाँ है, और महलवा देखते हैं ये तो हमारे यहाँ का 2 तल्ला बिल्डिंग है, इतना ऊंचाई है। ठीक है, बहरहाल उनकी वो उपलब्धि है तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो 3-4 मंजिला जो बना है अच्छी बात है। अब वो हमें कितना खिड़की लगा ही के देखे जाते हैं, अरे कहीं गए झाँक होक के तनी 2-4 टू फोटो वोटो खींच लिए, यही करते हैं। अब गलती थोड़ी न गनेंगे, पल्ला किसका खुला है किसका सिटकी नहीं लगा हुआ है, ये हमारा काम थोड़ी ना है। लेकिन एसएससी के द्वारा एक बार पूछा गया था, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूँकि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, बड़े स्तर का बनाया जा रहा है, अभी जनवरी में तो उसका उद्घाटन भी होगा। तो अब उसमें कितने खंभे लगे हैं तो उसका भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। खम्मा के बारे में नहीं, लेकिन 2-3 चीजें उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना क्या है, शैली की बात की जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं परंपरागत जो चीजें बनाई जाती है ना उसमें विभिन्न प्रकार की शैली इस्तेमाल की जाती है। तो आपने सुना होगा जैसे द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है, हमारे यहाँ पर नागर शैली की जब बात की जाए उत्तर भारत की है, बेसर शैली जो दोनों का मिक्सअप है। तो ये जो एक आपके मंदिर संकल्पना का आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि आप भी जाने एक बड़ा सा गर्भगृह है, गर्भगृह के अलावा इसमें क्या किया गया है, एक ऊंची मीनार की बात की गई है। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये किस शैली में बनाया जा रहा है, तो यह प्रमुख रूप से आपके जब हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो उससे संबंधित इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष तो नहीं लेकिन हाँ 2-4 चीज़ें अभी थोड़ा सा उस पर भी ना होगा, एक आध सेशन कर ही देंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी टाइम कैप्सूल उसके अंदर रखा गया था, ये किस लिए रखा गया है, ये हमने कई बार बताया है कि वही कि कभी मान लेते फिर कभी बाई चांस आज के हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद ज़रूरत पड़ी कि नहीं हमें साक्ष्य लेना है, मान लेते पृथ्वी पूरी तरीके से उलट पलट गई, तो उस दशा में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो कैसे हमें जान पाएगी। तो उसके लिए कंप्यूटराइज टाइम कैप्सूल यहाँ पे रखा गया है, और जिसके अंतर्गत आज के समय की जितनी भी गणनाएं हैं, जितनी जानकारियां हैं, वो उसमें साक्ष्य के रूप में रखी गई हैं, ताकि फ्यूचर में कोई अगर ऐसा मिलता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं अशोक का कोई खम्मा देखते हैं, उसको पोंछ पाँछ देते हैं, पानी से धुल धुल देते हैं, और बात बोलते हैं हे प्रिंसेप इधर आओ, इधर पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, तो प्रिंसेप कहते हैं ओ अच्छा, अशोक के द्वारा ये बात बताई गई है। जेम्स प्रिंसेप तो थे, पहला बार पढ़े थे। तो हमारे यहाँ पर जैसे हम पुराने साक्ष्यों को पढ़ करके प्राप्त करते हैं, सेम उसी आधार पे अब आगामी पीढ़ी हमारी ऐसी चीज़ों को प्राप्त करे, तो उसके लिए ये आधार है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से आपको मिलता है, ये जीबी पंत के रूप में, पुरुषोत्तम दास टंडन के रूप में, जेबी कृपलानी या फिर जेबी मांगवालकर के रूप में। तो नाम के रूप में अगर देखा जाए तो विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा हमारी यूपी का जो विधानसभा आपका डेवलप किया गया वो कब डेवलप किया गया था, तो वह 1937 में बना था। 1937 में यूपी का विधानसभा डेवलप किया गया, और इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसी परिपेक्ष में क्या होता है, पुरुषोत्तम दास इसके पहले क्या होते हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, उसी सदन के अंतर्गत का एक व्यक्ति होता है, जैसे हमारी क्लास और क्लास का मॉनिटर। तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके सतीश महाना है। वर्तमान में सतीश महाना का नाम ध्यान रखिएगा, सतीश महाना क्या है, ये वर्तमान हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नामों की जब बात की जा चुकी, विधानसभा की बात की गई है तो विधानसभा महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, आज यूपी का सबसे बड़ा सदन माना जाता है। कुल 403 सीटें इसमें प्रमुख रूप से आपको मिलती हैं। सदन की जब बात की जाए तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत क्या किया गया है, पूरी तरीके से बताया गया कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगी वह कैसे आपको देख मिलेगी,
403 सीटों की जब बात की जाए तो अभी चुनाव हुए थे और चुनाव काफी चर्चा का विषय रहता है। तो अभी आप जानते हैं जैसे बीजेपी ने 255 सीटें प्राप्त की थी, सपा की जब बात की जाए तो 111 सीटें प्राप्त की थी। और यहीं पे आप कह सकते हो कि जब हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव क्या हुए थे, विपक्षी पार्टी के मेंबर बने थे। एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, महिला, क्योंकि महिलाओं के नंबर्स को पूछा जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल 47 महिलाओं ने क्या किया था, इस सदन के अंदर चुनाव जीता था। हालांकि हमारे यहां पर हम बार बार कहते हैं कि पहले 404 सीटें हुआ करती थी, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो एक प्रावधान होता है उसको हमने समाप्त कर दिया, तो इस कारण से अब 403 सीटें आपको वर्तमान देख मिलती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, विधानसभा का दिवस खासा अगर हम बात करते हैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में। और सीटों की जब बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस 403 सीटों में 2 कैटेगरी को सीटें रिजर्व भी प्राप्त हैं। किसको? 84 सीटें प्राप्त हैं आपके एससी को, और एससी के अलावा 2 सीटें किसे प्राप्त हैं, तो ये आपके एसटी को प्राप्त है। अभी हमारे यहाँ पर महिलाओं को कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं प्राप्त है। हमारे यहाँ पर एक नाम जरूर आपको दिख मिला है, किसके रूप में? आपने सुना होगा, नारी बंधन विधेयक के रूप में। क्या बोला गया है? नारी बंधन विधेयक। और नारी बंधन विधेयक की जब बात की जाए, जो आपके संविधान के 106 नंबर का संविधान संशोधन है, वो कह रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, हमारे यहाँ पर 33% सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा। किसके लिए? आधी आबादी महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल आपको दिख मिलते हैं। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर कितने मंडल आपके वर्तमान स्थित हैं। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, समाप्त किया गया है, यह रोका गया है, लेकिन मतलब उसकी सीट का चुनाव वगैरह नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मंडल की जब बात की जाए, देखिए प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं, कोई भी जो राज्य होता है ना, वह राज्य क्या करता है, अपने आप को हायरार्की में डेवलप करता है। और हायरार्की की जब बात की जाए, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश अब क्या करता है, उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या करता है, मंडल में डिवाइड करता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, संभाग के रूप में जानते हैं। आज मंडल या संभाग की संख्या कितनी है, हमारे यूपी में 18 है। मंडल के अलावा फिर हमारा नाम आता है किसका, जिला, या फिर जिसको हम जनपद के रूप में जानते हैं। तालुका भी इसे कहा जाता है, नेपाल में तो इसे तालुका कहते हैं। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष को ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या वर्तमान 75 है। तालुका के बाद हमारे यहाँ पर एक नाम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, तहसील। तहसील की संख्या हमारी यूपी में कितनी है, तो आप भी जानते हैं कुल 351 तहसील आपको मिलती है। तहसील के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर ब्लॉक। ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो ब्लॉक की संख्या 826 होती है। ब्लॉक के बाद फिर हमारे यहाँ पर क्या होता है, खास करके आपने सुना होगा ग्राम के बारे में, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत की संकल्पना क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत एक ऐसी संकल्पना होती है जो 2-3 गांव को मिला करके बनती है, और वर्तमान इसकी जब बात की जाए तो ये कितनी है, 58,176। ठीक है, 58,176 की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर कुल वर्तमान गांव की संख्या है। जबकि ग्राम पंचायत के अलावा फिर आपका नाम आता है कुल गांव। तो कुल गांव की संख्या कितनी है, कुल गांव, चूंकि आप भी जानते हैं इंडिविजुअल गांव की बात की जाती है, और गांव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, आप भी जानते हैं 1,06,774। ये क्या है, ये वर्तमान में हमारे यहाँ पर क्या है, कुल गांव की संख्या होती है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, 2 चीजें आपने कई बार सुना होगा, ये तो है ग्राम पंचायत, और यहीं पर एक शब्द आपने सुना होगा जिसके बारे में कहा जाता है ग्राम सभा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, अगर इनकी बात की जाए तो इनका थोड़ा सा संदर्भ ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ग्राम सभा का जो मंतव्य होता है ना, ग्राम सभा का मंतव्य होता है कि जहां पर जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, जिनका नाम निर्वाचन नामावली में क्या है, शामिल किया गया है, उनको हम ग्राम सभा के रूप में जानते हैं। क्योंकि वही लोग आपके चुने जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से सभा बनती है। बाकी जो छठुआ लोग होते हैं, जो छोटका छोटका लड़का लोग होता है, घूमता रहता है, अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम खासा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनसे मिलकर के हमारी पूरी पंचायत का डेवलपमेंट हो जाता है। 58,189 है, अच्छा माफी चाहते हैं, 58,189 है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत और कुल ग्राम को लेकर के। बाकी 18 मंडल की जब बात की जाए तो 18 मंडल हमारे यूपी में स्थित है, और 18वां मंडल कौन सा है, तो यह भी आप जानते हैं, अलीगढ़। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ खास करके कब बनाया गया था, 2008 में 18वें नंबर का मंडल आपका बनाया गया था। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वह कितनी हमें दिख मिलती है। हमारे यहाँ पर स्वीकृत संख्या की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से होता है किस रूप में, खास करके 160 के रूप में, या फिर यहीं पे आप कह सकते हो 165 के रूप में, या फिर आपके 170 के रूप में, या फिर आपके 175 के रूप में। नाम की जब बात की जाए उच्च न्यायालय, तो सामान्यतः आप भी जानते हैं आज हमारी यूपी का जो उच्च न्यायालय है, अगर इसमें वर्तमान न्यायाधीशों की बात की जाए तो इसकी संख्या क्या है, 160 है।
160 और एशिया में सबसे ज्यादा है। एशिया में सबसे ज्यादा की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। 120 जो हैं वो अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। कौन होते हैं? ये अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं। जबकि 40 की जब बात की जाए तो 40 कौन होते हैं? ये आपके तदर्थ होते हैं। तदर्थ का मतलब एक ऐसा संदर्भ आप कहिएगा कि जब हमें जरूरत पड़ती है तब इनकी नियुक्ति की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती है। बेसिक अगर देखा जाए तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति खासा ध्यान रखिएगा, नियुक्ति जो होती है सामान्य परिपथ में वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यों में इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन शपथ की जब बात की जाए तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यों के परिप्रेक्ष्य जो राज्यपाल होता है वही शपथ दिलाता है। कितने वर्ष तक सेवा देते हैं? तो 62 वर्ष तक ये सेवा देते हैं। वेतन की जब बात की जाए तो वेतन इनको राज्य के द्वारा प्राप्त होता है, राज्य की जो संचित निधि होती है। जबकि अगर इनकी बात की जाए तो इनको पेंशन भी प्राप्त होता है। और ये कहां से प्राप्त होता है? तो यह केंद्र के संचित निधि से। केंद्र की जो संचित निधि होती है उससे क्या होता है? इनको पेंशन वगैरह प्राप्त होता है। आज नामों की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्तमान न्यायाधीशों के लिए हमारे यहाँ पर न्यायालय की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 मार्च सन 1866 को किया गया था। 17 मार्च सन 1866 को किया गया था। कहाँ पे? आपके आगरा में। लेकिन आप भी जानते हैं इसको क्या किया गया? 1869 में परिवर्तित करते हुए हमने प्रयागराज भेज दिया। और इसी कारण से आपने सुना होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम दिया भी जाता है। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, इसकी एक खंडपीठ भी आपको मिलती है। कहाँ पे अवस्थित है? तो वह आपको वर्तमान में जब हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ, तो राजधानी लखनऊ में इसका नाम प्रमुख रूप से। वर्तमान हमारे जो 50वें नंबर के प्रीतिंकर दीपांकर थे वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं तो अभी वर्तमान इसका पद खाली है। अब देखते हैं कौन हमारे यूपी के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। बाकी हाँ, फर्स्ट की जब बात की जाए तो बल्टी मग्गा का नाम ध्यान रखिएगा। बल्टी मग्गा की जब बात की जाए तो उनका नाम काफी चर्चा में रहता है। ये क्या हो जाते हैं? ये पहले इसके न्यायाधीश होते हैं। पहले न्यायाधीश का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और न्यायाधीशों के लिए एक आपने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में सुना होगा। तो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो प्रशिक्षण संस्थान की जो संकल्पना है वो आपको राजधानी लखनऊ में, जब हम गोमती नगर की बात करते हैं तो गोमती नगर में देख मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले आपको देख मिलते हैं? अब जिले से तो कोई संकल्पना नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी के अंतर्गत कुल वर्तमान में आपके 75 जिले आपको देख मिलते हैं। और 75वें नंबर का जिला किससे संबंधित है? तो आप भी जानते हैं 75वें नंबर का जो जिला है वह अमेठी के रूप में देख मिलता है। कब बनाया गया था? तो ये आपके 2013 में। 2013 की जब बात की जाए तो अमेठी नाम का एक नया जिला आपका बनाया गया था। हाँ बिल्कुल, अभिषेक राज, वही हम कह रहे हैं कि प्रीतिंकर दीपांकर अब प्रमोट कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले जा चुके हैं। तो अब हमारा ये वर्तमान पद खाली है। अब देखते हैं अभी कौन नया बन के आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित है? हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य मंडलों और जिलों की संख्या का अनुपात हमें देख मिलता है। किसके रूप में? अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। किसके रूप में? प्रदेश के परिप्रेक्ष्य मंडल और जिलों का अनुपात। ठीक है, मंडल और जिलों का अनुपात। एक्चुअली आप भी जानते हैं ना कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो 62 साल तक सेवा देता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो 65 साल तक सेवा देता है। तो 3 साल क्या हो गया? 3 साल अभी आपका बचा है उनका, तो काहे ना सेवा देंगे भैया। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपना बढ़िया से, वहाँ पे जज बनेंगे हैं दिल्ली वाले में, तो 3 साल का सेवा अभी देंगे वो। क्योंकि यहाँ इनका 62 साल हमें लगता है पुरिया गया होगा, तभी हटाए होंगे, नहीं तो क्या जरूरत थी इतनी जल्द हट जाने की। देखते हैं नयका वाले कौन बनेंगे, जब बनेंगे तो उनकी चर्चा करी जाएगी। अभी 13 लोगों को शायद प्रमोट किया गया था अलग अलग राज्यों को लेकर के। हमें सबका तो नहीं पता, लेकिन अब चूंकि अपने राज्य के बारे में हम खोजते रहते हैं तो इनका नाम हमें दिख गया था प्रीतिंकर जी का। ठीक है, बहरहाल जिलों और मंडल की संख्या कितनी हमें देख मिलती है? तो खासा आप भी जानते हैं आज यूपी में कुल हमारे 18 मंडल होते हैं और मंडल के अलावा जिलों की संख्या कुल 75 होती है। यह अनुपात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे उल्टा पूछ लेता तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार 18-75 दिया जा सकता है और 75-18 भी दिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल कितना % हमें देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात की तो कितना क्षेत्रफल हमें देख मिलता है? देखिए, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का क्षेत्रफल जो देश के परिप्रेक्ष्य हमें देख मिलता है वो कितना है? तो वह होता है 7.33। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी यूपी की जो पूरी संकल्पना है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपको दिख मिलता है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये क्या होता है? पूरी संकल्पना दिख मिलती है। और इसी बिंदु की जब बात की जाए तो इसी बिंदु के आधार पे आप कह सकते हो कि हमारी यूपी का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 7.33% देश के कुल क्षेत्रफल का धारित करता है।
नामों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान रखता है, और इसी कारण से हमने कई बार बताया है कि बाकी तीन कौन है। तो बाकी तीन को याद करने के लिए आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला जाता है कि राम महान है, और राम महान है इसका मतलब आप कह सकते हो कि पहला नाम होता है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा यहीं पे आप कह सकते हो किसका नाम, महाराष्ट्र। तो ये तीन राज्य ऐसे होते हैं जहां पर क्या है, वर्तमान संख्या आपके क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा होती है। हमारी यूपी का जो स्थान है वो चौथे नंबर का स्थान देख मिलता है। क्योंकि बड़का छोटका की बात की जा रही है तो जिला भी ध्यान रखिएगा। जिले की बात की जाती है तो खीर पूरी आपको याद होना चाहिए। खीर पूरी की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी यूपी का जो लखीमपुर खीरी जिला है, लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो सबसे बड़का, और हापुड़ जिले की जब बात की जाए तो हापुड़ जिला सबसे छोटका, कुल 660 वर्ग किलोमीटर। और लखीमपुर की जब बात की जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों को खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा राज्य, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन आपके पीसीएस में यही क्वेश्चन एक बार उलट करके पूछ लिया गया था। तो इस चीज को हम बार बार रेखांकित करते हैं कि यहाँ पे महाशब्द लगा है और यहाँ पे भी महाशब्द लगा है। यहाँ केवल माँ है, यहाँ केवल माँ है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा रिलेट करिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लंबाई कितनी हमें दिख मिलती है। उत्तर प्रदेश की लंबाई हमें कितनी देखने को मिलती है। आज अगर हम यूपी की बात करें लंबाई और चौड़ाई को लेकर के, और खासा अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो ये भी करिएगा कि इस सेशन को लाइक और साझा करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे भेजने की कोशिश करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी संकल्पनाओं का एक ही आधार है और वह है वो माझी मैन, जिसने हमसे बार बार बोला है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम पूरी तरीके से हौसलों के नवाब हैं। यह चीज सदैव ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जो लंबाई चौड़ाई का एक आधार है, अगर हम इसको देखें तो ये कितना है, 650 किलोमीटर। किसकी बात की गई है, देखिए क्षेत्रफल तो अलग मसला है, लेकिन जब हम यूपी के कुछ इस आकार की बात करते हैं तो यहां से लेकर के इसकी लंबाई खासा पूरब से लेकर के पश्चिम, ये कितना है, ये 650 किलोमीटर है। और अगर यहाँ से बात की जाए, यहाँ से इस तक की चौड़ाई, तो ये कितनी है, ये 240 किलोमीटर है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि उत्तर से दक्षिण, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरब से पश्चिम। तो ये लंबाई, और लंबाई के अलावा अगर देखा जाए तो ये आपकी चौड़ाई। तो हमारी यूपी की लंबाई चौड़ाई की जब बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रफल पर इसका जो एक आधार होता है 650 किलोमीटर लंबाई होती है, और 240 किलोमीटर क्या होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नाम को लेकर के अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, सीधे शब्दों में अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वह आपको दिख मिलता है 240 किलोमीटर, ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि गंगा जमुना मैदान को जब हम प्राचीन काल के परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो जहां कम निक्षेपण है उसे हम किस रूप में देख पाते हैं। हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्राचीन कम निक्षेपण को लेकर के, तो उसका नाम हमें देख मिलता है किसके रूप में, बांगर के रूप में, तराई के रूप में, भांवर के रूप में, या फिर अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके खादर के रूप में। इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी संकल्पना में गंगा जमुना का मैदान, एक्चुअली आप भी जानते हैं गंगा जमुना का जो मैदान है ना, उसमें दो प्रकार की मिट्टी आती है। एक तो होती है जो नई मिट्टी होती है, और एक होती है जो पुरानी मिट्टी आती है। तो नई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, नई मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, लेकिन जो पुरानी मिट्टी है और जिसमें कम निक्षेपण है, जहाँ पे कम मिट्टी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो प्राचीन मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन मृदा को हम लोग अपने यहाँ पे बांगर कहते हैं, जबकि नवीन मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, नवीन मृदा की जब बात की जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर के रूप में जानते हैं। नामों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं नदी के किनारे ये दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि कोई भी नदी जब आती है तो इसके किनारे क्या होता है, मिट्टी का एक विशेष टीला लगना चालू हो जाता है। लेकिन जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की दशा में क्या होता है, ओवरफ्लो होके यह मिट्टी क्या होती है, काफी दूर चली जाती है। अब ये मिट्टी वापस तो आएगी नहीं, तो यहीं पर जम जाती है। किसान लोग क्या करते हैं, इसमें खेती करते हैं, और खेती करते हैं तो लगातार कई साल खेती करने 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 की दशा में क्या होता है, ये पुरानी होती चली जाती है, और पुरानी होने की दशा में इसका उत्पादन लेवल भी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे कम निक्षेपण दिख मिलता है और पुरानी मिट्टी होती है, तो इसे हम बांगर के रूप में जानते हैं। लेकिन जो नदी के साथ पैरेलल होती है, जहाँ हमेशा मिट्टी नई नई चढ़ती जाती है, उसे हम नवीन मृदा के रूप में जानते हैं। और बाकी आप भी जानते हैं भांवर और तराई, ये तो आपके ऊपरी पट्टी का क्षेत्र है, जहाँ पे भांवर की बात की जाए तो ये कंकर पत्थर देख मिलता है,
और तराई की जब बात की जाए तो तराई में क्या होता है, तराई में आपने देखा होगा कि बिल्कुल महीन महीन कण पाए जाते हैं, अर्थात ये जो क्षेत्रफल होता है वो दलदल भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है, ठीक है, बताना है। तराई क्षेत्रफल की जो भूमि है वह कैसी आपको दिख मिलती है। इस नाम की जब बात की जाए तो समतल, दलदली, नम या फिर आपके उपयुक्त सभी। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो ये उपयुक्त सभी होगी, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, सबसे पहली बात बराबर है, मैदानी क्षेत्रफल है। इसके अलावा दलदल है। दलदल क्यों है, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो ये महीन कण है, और महीन कण होने की वजह से क्या होता है, पानी रोकने की क्षमता होने की वजह से ये क्या होता है, नम मिट्टी आपको दिख मिलता है। और इसी कारण से आपने कई बार सुना भी होगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मच्छर नाम का एक बीमारी फैलता है, मच्छर नाम का जीव मिलता है। और मच्छर की जब बात की जाए तो कई बार हमने बताया कि मादा, पुरुष को ध्यान रखिएगा, पुरुष बेचारा कुछ नहीं करता है, जो भी करती है वो केवल मादा करती है, और मादा खून चूसने का काम करती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा मच्छर के द्वारा फैलने वाली जो विशेष बीमारियां, जैसे डेंगू, जैसे मलेरिया, जैसे आप कह सकते हो कि यहीं पे हाथी पांव के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे कालाजार, ये जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं वो खासा क्या होती हैं, आपके मच्छर वगैरह के माध्यम से फैलती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से आपने गोरखपुर का लोकेशन सुना होगा, गोरखपुर का लोकेशन काफी सेंसिटिव माना जाता है, और गोरखपुर में तो इसके लिए क्या किया गया, एक शोध सेंटर भी आपका स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के रूप में जानते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर के रूप में जाना जाता है। और उसके रोकथाम के लिए क्या किया गया, गोरखपुर में एक सेंटर भी आपका स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, बाकी बात की जाए तो कहा जा रहा है कि विंध्याचल पर्वतमाला, अगर इसकी बात की जाए तो इसका निर्माण किस एक काल में हुआ है, विंध्याचल पर्वत माला की जब बात की जाए तो इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। यह होता है प्री कैम्बियन, कैम्बियन या फिर कार्बोनिफेरस युग में। खासा आप भी जानते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पर जो आज आप पत्थर देख पाते ना, ऐसा नहीं है कि इनका निर्माण आज ही हुआ है, हजारों हजारों साल लगे हैं। पृथ्वी की जब बात की जाए तो बताया जाता है कि इसकी उम्र जो है वो अरबों वर्ष पुरानी है, जो पूरी तरीके से एक आग का धधकता हुआ गोला हुआ करता था। लेकिन वही है, धीरे भाप बना, बादल बने, बरसात हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, और आज हम मनुष्य के रूप में कह सकते हो जिसके पास मल्टी कोशिका। तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पत्थर वगैरह बने हैं वो आज के नहीं हैं, वो बहुत पुराने काल के बने हैं। और बिंदुओं की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं इनके संबंध में, कैम्ब्रियन युग की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से विंध्याचल पर्वतमाला के रूप में देख मिलता है। किस रूप में, कैम्ब्रियन युग की जब बात की जाए तो उसका नाम हमें देख मिलता है विंध्याचल पर्वतमाला के रूप में। ठीक है, बाकी अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की बनावट कैसी मानी जाती है, तो यूपी की बनावट मानी जाती है गोंडवाना लैंड के रूप में, गोंडवाना लैंड के रूप में इसका नाम लिया जाता है। क्योंकि पुरानी थ्योरी जो हमें बताई जाती है वह किसके रूप में जाना जाता है, वो बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो 33 सागर था, और 33 सागर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो पेंजिया नाम का पठार था, वह किस तरीके से पेंजिया पठार तैरते तैरते आपके 33 सागर तक जाता है। और आप कह सकते हो कि जो समुद्र का एक गाद होता है, जो मलबा होता है, वही अचानक उठना चालू कर देता है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप देख पाते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर खास करके नवीन बलित मोरदार पर्वत हिमालय श्रृंखला का नाम आपको दिख मिलता है। प्री कैम्बियन, प्री कैम्बियन मतलब आप कह सकते हो जो कैम्बियन युग से भी पहले है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हम हिमालय वगैरह की बात करते हैं तो हिमालय वगैरह श्रृंखला का निर्माण कब हुआ है, ये बाद के समय काल का है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर देश को कितने भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, उत्तर देश को हम लोग कितने भागों में विभाजित करते हैं। और ये नाम संबंधित होता है किसके रूप में, ये नाम होता है 4, 2, 3 या फिर 5। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आज यूपी को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वह कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, वह कुल मिला के 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, ये हिमालय का तलहटी, हिमालय की तलहटी के अलावा अगर देखा जाए जिसको हम तराई भाग के रूप में जानते हैं, दूसरा ये आपका मध्य मैदान जिसको मैदान के रूप में जानते हैं, और मैदान के अलावा ये दक्षिण का आपका पठार। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर देश को हम लोग किसके रूप में, खास करके भागों की जब बात की जाए तो भागों के रूप में जो विभाजित करते हैं वो आपके 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्री कैम्बियन है, अच्छा कोई दिक्कत ना, अगर प्री कैम्बियन है तो प्री कैम्बियन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अकरे लिए काहे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जब आप सन में चेंज करना है। ठीक है, चलिए वैसे हम देख लेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो यहाँ तक हम विषय बिंदु को समाप्त करते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ जल्दी मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। बस 1-2 दिवस का और डिले है, क्योंकि वो टेलीग्राम जैसे एक्टिव हो जाता है फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूर्व की तरीके से। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इतना काम बेसिक रूप से करिएगा कि
पहली बात तो इसे सर्च करिएगा और सर्च करने के अलावा अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, अन्य दोस्तों मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। अब दिन पर दिन आपकी श्रृंखलाओं में नई नई चीज़ें ऐड होंगी। जैसे आपके आर ओ के बारे में हमने चर्चा किया है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका जो थ्योरी का पोर्शन है, किसके बारे में हमने बताया कि जब हम थ्योरी की बात करें टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज चीज़ों को तो हम रखेंगे, छोटे-छोटे सेशन आपके साथ रखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा समय काल बता दीजिए कि शाम के 7 बजे रखा जाए या सुबह के 8 बजे रखा जाए। 2 समय आपके पास है, इन दोनों समय का सुनिश्चित कर लीजिए और उसी आधार पे आपको क्या हो जाएगा, इसका एक सेशन मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया, देखिए बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है बहुत बड़ी रखेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत आपको ही होगी। हमें तो कोई दिक्कत ना, हमारा तो अभ्यास है भाई 4-4 5-5 घंटे पढ़ाने का। लेकिन फिर दिक्कत हो जाती है ना कि एक ही साथ सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना। तो हमारा मतलब है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको आधारित करते हुए छोटे-छोटे सेशन के माध्यम से, ताकि भारी भी ना पड़े और आपको लगभग-लगभग आज की अपडेटेड हर एक चीज़ों के बारे में क्या किया जाए, जानकारी दे दिया जाए। ठीक है? तो चलिएगा, आज की श्रृंखला को अब हम यहीं विराम देते हैं। आप लोग भी इस सेशन में जुड़े, आप सबका हृदय तल से, तहे दिल से बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, विश्वास मानिएगा, एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। हमने जो कहते हैं ना कि एक शुरुआत हमने तो कर दी है, लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे की क्लास कर लें, 1 घंटा, सवा घंटा तो ऐसे हो जाता है, ठीक है? वैसे हम 2 घंटे को टुकड़े में करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं किसी को कंटिन्यू घसीटा जाए, ठीक है? फिर वही हो जाएगा घसीटने वाला सीन, बल्कि 1-1 घंटे का रखा जाता है ना, तो उसमें थोड़ा-सा दबाव कम होता है, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। परेशान मत होइए, 1-2 दिन में सारी चीज़ें उसके लिए भी व्यवस्थित कर दिया जाएगा। और जितनी भी संकल्पनाएँ हैं, जैसा कि हमने बताया कि जूनियर असिस्टेंट की भी क्लास को हम अलग ही करेंगे, आपके पुलिस वाली क्लास को भी अलग करेंगे, आरओ का भी आपका क्लास अलग रखा जाएगा, इवन पीसीएस स्तर की क्लास जो होगी वो भी आपकी अलग होगी, ठीक है? बस वही थोड़ा-सा समय, थोड़ी-सी समय की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अपने आप में अपने रूपरेखा में आ जाएँगी, ठीक है? चलिए, तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पुनः आप सबसे मुलाकात होगी कल, ठीक है? तो कल के दिवस में कुछ नई-नई चीज़ों को हम देखेंगे और बाकी चीज़ों को थोड़ा-सा बताइएगा। कोई समस्या होती है, कमेंट करके आप बता दीजिए ना, कोई समस्या होती है तो आप उसे ज़रूर बताएँ। ये कंटिन्यू ठीक रहता है, कोई दिक्कत ना, कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू हमें करने में क्या दिक्कत है? भाई 20 तक चले हैं, 40 मिनट और सही, ठीक है? तो 10-20 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जैसा भी लगता है एक लहज़ा अपना बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए, आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।